हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक ग्रेड बी। जहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। एंड हियर इज़ द कोर्स जो कि है आरबीआई ग्रेड बी फेज़ वन का। फेज़ वन में इंग्लिश के क्वेश्चन यू आर आस्क्ड 30 क्वेश्चंस और वो 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू पैटर्न में होते हैं। उन्हीं के लिए कैसे तैयारी करें, कैसे टॉपिक्स होंगे, इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, एवरीथिंग मैं आज के इस सेशन में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। मैं हूँ निहारिका जॉन मेहरा और मैं बहुत सारे समय से, बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। एंड आप लोगों के लिए जो यहाँ पे कोर्स है किस तरीके से है, स्पेशली जब आप कोई चीज़ की तैयारी करते हैं जो कि एक बैंक एग्ज़ाम और टॉप लेवल का बैंक एग्ज़ाम है, अगर मैं आरबीआई की बात करूँ, तो एक प्लानिंग के बिना यू कैन नॉट डू इट। यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी, यू शुड हैव अ प्लान। उसको जब आप डेली फॉलो करोगे तब आपको सक्सेस मिलती है ना। तो फेज वन इंग्लिश के लिए व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई वुड वांट यू टू फोकस ऑन कि हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिलेबस क्या है। सिलेबस में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन जो हमें हमेशा से देखने को मिले हैं। ये एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपको सिंगल एरर हो सकता है, दो सेंटेंसेस में मल्टीपल एरर हो सकते हैं, एक बड़े से सेंटेंस में मल्टीपल एरर हो सकते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा ऑप्शन में एरर आपको बताने हैं। हो सकता है आपको सही कौन सा है वो बताना हो और बाकी तीन पार्ट्स में एरर हो। इट कैन बी एनी वे जो उसमें आपको एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। देन सेंटेंस करेक्शन या इम्प्रूवमेंट है। एक सेंटेंस होता है, उसका एक भाग हाईलाइटेड होता है, उसके कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके पास में, एंड यू नीड टू चूज द वन जो ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को सही करे। सो ये दोनों ही प्योर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। फिर है क्लोज टेस्ट। ओके, ये क्लोज नहीं है, क्लोजर है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्लोज टेस्ट होता है जब आपके पास में एक पैराग्राफ होता है और इस पैराग्राफ में आपको कुछ ब्लैंक्स होते हैं। मान लीजिए 5 ब्लैंक्स दिए हुए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो वो ब्लैंक्स को आपको भरना होता है। ये थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक का हायर लेवल है, क्योंकि अगर आपको पैरा दिया है तो पैरा की समझ, पैरा की अंडरस्टैंडिंग, पैरा का फ्लो, उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपको ये पांचों ब्लैंक्स को भरना होता है। बट अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिस करें और सही जगह से, तो डेफिनेटली हम इस पर मास्टरी कर सकते हैं। फिर आपके पास फिलर्स हैं जिसमें कि सिंगल एक ब्लैंक वाला फिलर, देन डबल फिलर, दो ब्लैंक्स होते हैं। कई बार आपके पास दो सेंटेंसेस होते हैं, दोनों में दो दो फिलर्स होते हैं या एक एक होता है। तो किसी भी प्रकार से ये फिलर्स फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इसमें आपका मेन रोल वोकाबलरी का होता है, लेकिन ग्रामर भी हेल्प करती है। ओके, फिर है वर्ड यूजेज, जो कि होता है, मान लीजिए हम फायर की बात कर रहे हैं। ओके, FIRE ना, फायर का एक मतलब होता है आग और एक होता है जॉब से निकाल दिया जाना। एक फायर का मतलब ये भी होता है कि किसी के अंदर पैशन कितना है। तो फायर शब्द के अलग अलग मीनिंग आपको देखने को मिलते हैं। वो सेंटेंस जो आपको दिए हुए हैं, क्या तीनों में फायर सही उपयोग हुआ है, नहीं हुआ है, तो आपको मल्टीपल मीनिंग है कि शब्द के ऊपर काम करना होता है। उनके तरीका क्या है यूज़ करने का, क्या वो सही है, वो चेक करना होता है। तो वो वर्ड यूजेज के आपके क्वेश्चन होते हैं। वर्ड को सही जगह लगाना, एक सेंटेंस में आपको 4 वर्ड दे दिए लेकिन उनकी पोजीशन गलत है, तो आप उनको सही पोजीशन पे कहाँ लगाओगे। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको कहीं और कर दिया, यू नो ऑल दोज थिंग्स जो स्वैप में और रीअरेंजमेंट में पूछी जाती हैं। तो ये भी वोकैबुलरी और ग्रामर का मिक्सचर है। फिर आते हैं मैच द कॉलम के क्वेश्चंस, जिसमें आपको दो कॉलम मिलते हैं, ए और बी। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। सेंटेंस का फर्स्ट हाफ यहाँ मिलेगा, सेकेंड हाफ कहाँ जुड़ सकता है। ना केवल ऐसे जोड़ देना है, लेकिन जुड़ने के बाद कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं, ऑल दोज टेक्निकलिटीज एक एक करके हम आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी एट ऑल। अभी मैं आपको जस्ट ब्रीफ करना चाहती हूँ और फिर जल्दी से स्ट्रैटेजी के ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इसके पहले कि हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। फिर है पैराजम्बल, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है जहां एक सेंटेंस के चार टुकड़े हैं।
अभी 4 टुकड़ों को जमाओ और एक सेंटेंस बनाओ। दिस इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। पैराजंबल होता है जिसमें पैराग्राफ बनाना होता है। मतलब आपके पास में ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे करके आपके पास 5 सेंटेंसेस हैं मिनिमम। अब इनको आपको इस तरीके से बैठाना है कि एक फ्लो में कोहेरेंट पैराग्राफ बने। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जो टेक्निक होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, काफ़ी मिलती जुलती है। सो वी आर गोइंग टू डू दैट। एवरग्रीन टॉपिक इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आप इसके देख सकते हो, 10 भी देख सकते हो, मिनिमम 7 तो देखने को मिलेंगे जितना मेरा एक्सपीरियंस है। एंड देन यू हैव दिस कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि आपके पास पैसेज है और बस उसी में से ढूंढ ढूंढ के आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दो टाइम टेकिंग होता है, पर हैंडल कैसे करना है वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। बहुत अच्छे तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर है पैराग्राफ कंप्लीशन। नाउ हियर आपको दो तरीके से आ सकता है। छोटा सा पैराग्राफ 2 लाइन का और एक लाइन मिसिंग है, वो आप भरो। कौन सी आनी चाहिए ऑप्शन में से आपको मिलेगी। या एक आधा सेंटेंस दिया है, सेंटेंस का आधा टुकड़ा आपको ऑप्शन में दिया है, तो वो आपको लॉजिकली भरना होता है। ओके, सो ये आपके टॉपिक्स हैं एंड ये आप वही टॉपिक्स हैं जो हम एक एक करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन हर एक टॉपिक के करने वाले हैं हमारी आने वाली क्लासेस में। सो मेक श्योर कि आपकी जो भी क्लासेस हैं आगे इसके, वो एक भी मिस ना हो। ओके, सो इम्पॉर्टेंट थिंग, I'm calling it 4D approach, 4 dimensional approach. Okay, तो ये अप्रोच है जहाँ पर आपको रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर और प्रैक्टिस साथ में करनी है। सी गाइज, आई नो कि ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना या पचाना आई वुड से मुश्किल हो सकता है। स्पेशली अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हो तो उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल होता है। लेकिन मैं पहले ही बता देती हूँ, दिन में ये 4 काम करना ज़रूरी है। रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रैक्टिस। कैसे और किन बातों का ध्यान रखें थोड़ी देर में बताती हूँ। बट अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं तो 3 आवर्स तो रखने ही हैं इंग्लिश के लिए। अगर आप वर्क कर रहे हो तो स्मार्ट काम करना है आपको। अगर आप वर्किंग हो, आप किसी जगह पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो आप इसी चीज़ को आप 1.5 घंटे में या 2 घंटे में एडजस्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी चीज़ें आप कहाँ कहाँ पर छोटी छोटे टुकड़े में बैठा सकते हो। क्या होता है जब हमारा सूटकेस पैक करना होता है कई बार हमको, है ना, और वो पैक नहीं हो रहा है, अभी भी हमारे पास में सामान बाहर बचा है, तो हम वो छोटा छोटा जो सामान होता है, नॉट एनीथिंग बिग, बट छोटा छोटा, वो इस कोने में उस कोने में डाल देते हैं कि कहीं कहीं जगह फिट कहीं हो जाए। तो वो थोड़ा बचा हुआ सामान है, उसमें से जो छोटा छोटा साइज का सामान है वो फिट करा के हम अपना सूटकेस पैक कर लेते हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आप एक लगत में नहीं बैठ पा रहे हो, 2 सिटिंग में भी नहीं बैठ पा रहे हो, उसको छोटी छोटी मल्टीपल सिटिंग्स में ब्रेक कर दो। 2 घंटों को पता भी नहीं चलेगा कब इंग्लिश हो गया। इंग्लिश इज समथिंग जो आप अपनी डेली के कामों में, रूटीन में बहुत आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छे से आप इसे कवर कर सकते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ओके, लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जो केवल रीडिंग कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा है, या रीडिंग और प्रैक्टिस कर रहा हो, सोच रहा है कि मेरा एग्जाम हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू, इट्स गोइंग टू एक्चुअली हार्म यू मोर देन बेनिफिट यू। तो आपको ये चांस नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है ना। हम देख रहे हैं साल ब साल क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो वी आर गेटिंग वन चांस, एक साल में एक बार। तो आप अपना पूरा 110% यहाँ लगाओ। ये जो मैं 4 चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे करना है, उस तरीके से करोगे अगर, आई एम टेलिंग यू, बहुत आसानी से हो जाएगी। बर्डन भी आपको नहीं लगेगा एंड यू विल बी एबल टू कवर। अगर मैं आपको टोटल 3 आवर्स देने का बोल रही हूँ, दैट ऑल्सो मीन्स कि आपको ज़रूरी नहीं कि 3 घंटे 1 से 4 बैठ के ही करना है। ब्रेक इट डाउन, अपने कन्वीनियंस, अपने टाइम टेबल के अनुसार चीज़ें फिट करना, जो मैं अभी आगे आपको बता रही हूँ। सो आई होप कि आप लोग ये इतनी चीज़ें जितनी अभी तक मैंने समझाई हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, हाउ टू रीड एंड व्हाट टू रीड। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है मेरे एक्सपीरियंस में। अभी मुझे 7 इयर्स अराउंड हो गए हैं जब से मैं बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ, ओके, इंग्लिश को लेकर।
सो रीडिंग के लिए क्वेश्चन यही होता है, एक तो कहाँ से करें, वेयर, एंड कैसे करें, हाउ। तो पहले तो वेयर बात कर लेते हैं। मैंने कुछ आपको ऐसे नाम दिए हैं न्यूज़पेपर के यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। इनकी इंग्लिश भी हमारे एग्ज़ाम की इंग्लिश से बहुत मिलती-जुलती होती है। स्पेशली द हिंदू, आपको फ़ाइनेंशियल टाइम्स मदद करेगा, आरबीआई का पेपर है। तो ये 2 पेपर, एंड इंडियन एक्सप्रेस भी मुझे काफ़ी पसंद है। आप चाहें तो हायर लेवल पर जाना चाहते हैं इंग्लिश के, तो आप गार्डियन कर सकते हो, बट आई बिलीव दिस इज़ द क्लासिक द हिंदू, जो कि आपको मदद करता है इंग्लिश इम्प्रूव करने में। तो पहले मैंने सोर्स की बात कर ली, क्योंकि उसके बाद में मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है रीडिंग को लेकर। सोर्स आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए, कहानी की किताबें, नॉवेल्स पढ़कर एग्ज़ाम की इंग्लिश को अपने अंदर बिठा पाना और आरबीआई जैसे एग्ज़ाम की इंग्लिश को कवर कर पाना इज़ वेरी टफ गाइस। तो आप लोग ऐसे बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना, जहाँ पर आप नॉवेल पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, स्टोरीज पढ़ रहे हो, बोल रहे हो मैं तो रीडिंग कर रहा हूँ, मैं तो रीडिंग कर रही हूँ डेली। नो, दैट विल नॉट वर्क। 30 मिनट्स आपको मिनिमम देने हैं एडिटोरियल रीडिंग में ना, अंडरस्टैंड, ओके। अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, तो न्यूज़ में जो भी घटना हुई है उसके बारे में होता है। ज़्यादातर फैक्ट्स होते हैं, है ना? क्योंकि न्यूज़ में अपने मन से तो वो कुछ नहीं बोलेंगे ना, अपना ओपिनियन नहीं देंगे। आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू न्यूज़। आपका मन हो सुनना है न्यूज़, सुनो, अच्छी बात है। वो आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए, पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट फॉर अस, इंग्लिश के हिसाब से आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, जो कि पूरा एक पेज होता है। जैसे द हिंदू में 2 एडिटोरियल होते हैं डेली। क्या होता है इसमें, एडिटर की ओपिनियन होती है, एडिटर के विचार होते हैं, और वो जो चीज़ आपको सिखाएगी, लैंग्वेज कैसी यूज़ करी है उसने, कैसा लिखा है, क्या बातों पे क्या ओपिनियन दिया है, वो सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत मिलती-जुलती होती हैं। और फैक्ट्स कम होंगे उसमें, उसमें आइडियाज़ ज़्यादा आपको मिलेंगे। सो इस वजह से आपको एडिटोरियल रीडिंग करनी है। इसके अलावा टाइम है आपके पास तो और चीज़ें पढ़ सकते हो, बट दिस हैज़ टू बी ऑन प्रायोरिटी। फिर अंडरस्टैंड करो, ट्रांसलेट नहीं करो। बहुत बड़ी गलती होती है लर्नर्स से, कि एक तो या तो चाहते हैं कि कोई हमको कहानी जो है एडिटोरियल में जो भी बात है, वो कोई हमको समझा दे, हम उसको बस स्पून फीडिंग करते जाएं। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस। अगर आपको एक आरबीआई के लेवल का पेपर टारगेट कर रहे हो, या फिर चलो मान लो आप आईबीपीएस क्लर्क की जो भी कोई भी पेपर टारगेट कर रहे हो, यू नीड टू नो कि आपकी इंग्लिश की खुद की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। कोई समझा देगा, समझ जाएंगे, वो एक अलग बात होती है। एग्जाम में तो आपको कोई समझाने नहीं आएगा। आपको आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी, अब वो आरसी की इंग्लिश क्या लिखी है, इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है, हु इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन यू। वो आदत ही पड़ जाएगी कि कोई एक्सप्लेन करेगा हमको तो तब भी समझ में आएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग कि खुद से समझना है। इट शुड बी सेल्फ, जिसमें आप समझ रहे हो। अब इंग्लिश नहीं आती है तो पहले दिन 20% समझ में आएगा, राइट, 10% समझ में आएगा। लेकिन इंग्लिश सीखते जाओगे, दूसरी चीज़ें सीखोगे, वो कैप करोगे, सो स्लोली ये बढ़कर आपका 50% पे भी आ जाएगा, स्लोली ये बढ़कर आपका 100% पे भी आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब समझ में आ जाता है। हो सकता है कि बहुत दिनों बाद आपको 100% समझ में आए, अभी भी आपको 70 आ रहा है, पर वो खुद को आ रहा है ना, दैट्स ऑल वी रिक्वायर, दैट्स ऑल वी नीड। तो आपको खुद से समझने की आदत डालनी है। हिंदी में या अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट नहीं करना है, मतलब इंग्लिश को इंग्लिश में ही परसीव करो, समझो। जैसे आप हिंदी को हिंदी में ही समझते हो ना, अगर आपकी हिंदी मदर टंग है तो आप इसको, एक एक वर्ड को हिंदी में क्या मीनिंग होता है, ये लाइन का हिंदी में क्या अर्थ निकलेगा, उस प्रकार से ना करिए। जब आप एक एडिटोरियल पढ़ते हो, आपका जो एजेंडा होना चाहिए कि आपने एक एडिटोरियल जो पढ़ा, 15 मिनट में मान लो पढ़ा, और मैं आपसे पूछूं, या कोई आपसे पूछे व्हाट वाज गिवन या व्हाट वाज स्पोकन अबाउट इन द एडिटोरियल, तो आप वो बड़े एडिटोरियल को 5 लाइन में किसी को बता सको। बस उतना अगर आपने कर दिया ना, समरी बता दी उसकी, दैट मीन्स आप एडिटोरियल पढ़ने अच्छा लग गए हो, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है, वो एडिटोरियल रीडिंग से इम्प्रूव होगी, ट्रांसलेट नहीं करना है, ओके। देन नेक्स्ट इज स्पीड, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड।
आपकी स्पीड मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इतने वर्ड्स पर मिनट की स्पीड लगाकर चेक करो, बट येस जितनी हो सके उतनी स्पीड बढ़ानी है। ये भी ग्रेजुअली होती है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो गए। अगर आप कोई नए लर्नर हो तो आपको और समय लगेगा, अगर आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको और बढ़ानी है, जितनी स्पीड उतना अच्छा। और स्पीड के लिए आपको लिपसिंग नहीं करनी है, ओके। मीन्स जब आप पढ़ रहे हो स्पीड बढ़ानी है तो आप उसको स्कैन करो, ओके। ये वर्ड ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं सेल का बोर्ड देखा, आप ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। आप पीछे बैठे हो अपने दोस्त के बाइक में एंड आपने देखा सेल, तो आप एक एक शब्द पढ़ते नहीं हो, आपका एक पिक्चर आपके माइंड में वो छप जाता है, सेल इतने परसेंट इस जगह पर इस समय पर। तो यू हैव टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड, ओके। स्कैन करना है, जैसे वो पिक्चर इकट्ठी छप गई आपके मन में, तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप एक एक शब्द को पढ़ोगे, मान लो मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। मिनिमम 30 minutes एडिटोरियल रीडिंग, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। मैं ऐसे नहीं पढ़ सकती, मुझे एक खट्टा देख के पूरा लाइन समझने की ज़रूरत है, ओके। 5 पेपर के नाम है, 30 minutes रीडिंग है। तो आपके आपकी ये अप्रोच बदलो ताकि स्पीड बढ़े। स्पीड हमको बढ़ानी ही है। फिर आपको क्या करना है रीडिंग करते समय, आपको ध्यान देना है फ्रेजेस एंड ईडियम पर, कोई मुहावरे हैं कि नहीं, इस तरीके से। मुहावरे ना कभी भी अपना शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग नहीं देंगे। तो अगर एप्पल ऑफ वंस आई है, तो अचानक से कोई कहानी चल रही है और लिखा है एप्पल ऑफ हिज आई, तो कहाँ से एप्पल आया, कहाँ से आँख आई, वो सारी चीज़ें तो आपको क्वेश्चन मार्क में आ जाएंगी ना। वो पढ़ते से समझ में आ जाएगा कि यार एप्पल की तो बात हो नहीं रही थी, तो एप्पल क्यों लिखा होगा, ज़रूर ये कोई एक मुहावरा है। तो आप ईडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर काम करना चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू, हर एक एडिटोरियल में मिनिमम एक फ्रेज या ईडियम मिल ही जाता है। तो आपको इसकी लिस्ट अगर बनानी हो, लिस्ट बना लो, देन एंड देयर सीखना हो, डू दैट, एवरीथिंग इज ओके। फिर मेन है आपके फेज 2 के लिए रीडिंग, एडिटोरियल रीडिंग एक्चुअली, और वो डिस्क्रिप्टिव के लिए है। जब आपको ऐसे राइटिंग आती है, आई एम टेलिंग यू, ये जो तरीका आपने सीखा होता है कि एडिटोरियल कैसे लिखा है, किन बातों को इंक्लूड करे हुए है, लैंग्वेज कैसी है, शब्दों का चुनाव कैसा है, फ्लो कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको जो आइडियाज़ की ज़रूरत होती है ऐसे लिखने के लिए, वो आपको एडिटोरियल रीडिंग से मिलेगी, एडिटोरियल से मिलेगी। क्योंकि आपके पास में टॉपिक का नॉलेज हो सकता है ना, लेकिन वो नॉलेज को बहुत ब्यूटीफुली शब्दों में एक्सप्रेस करना, वो एक आर्ट जैसी काम हो गई, वो इट्स एन आर्ट। एंड दैट्स वाई यहाँ पर आपको जो वो एक आर्ट का एग्जाम्पल मिलता है, जितना एडिटोरियल रीडिंग करोगे उतना अच्छा डिस्क्रिप्टिव में होते जाओगे। आप चाहो तो कुछ फैक्ट्स को डिस्क्रिप्टिव के लिए नोट करना शुरू कर सकते हो, बट फेज 2 तो आपको क्लियर करना ही है, अकेला फेज 1 से तो काम होगा नहीं ऑफ कोर्स। तो आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूँ, तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए एडिटोरियल से मिलेगी। तो यहाँ पर इतनी बातें आपको रीडिंग के लिए ध्यान में रखनी है। नाउ जो कुछ पेपर्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी, जैसे द मिंट मैंने जो यहाँ डाला है, द मिंट के एडिटोरियल्स नहीं होते, उसमें आपको छोटे छोटे आर्टिकल मिलते हैं, और ना वो आर्टिकल में लिखा होता है 2 minutes, या फिर ऐसा लिखा होता है 3 minute रीड। मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि उसमें लिखा होता है कि भैया 3 मिनट में ऑन एन एवरेज कोई एक रीडर इसको पढ़ सकता है। तो ये दो तरीके से अच्छा है, ये आपको चैलेंज करेगा कि क्या आप भी 3 मिनट में पढ़ सकते हो, उसका आर्टिकल के नीचे तो 3 मिनट रीड लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ उन लोगों के लिए जो वर्किंग क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इकट्ठा 30 मिनट्स बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो दूसरी चीज़ें कब करोगे, दैट कैन बी अ चैलेंज। तो आप इसे जब भी आपको ब्रेक मिला, कोई काम के बीच में 2 टास्क्स आपके थे आज के, उसके बीच में आपको थोड़ा समय मिला, मीटिंग के बीच में, लंच में 5 मिनट बच गए, व्हाटएवर, तो आप उसमें ये एक आर्टिकल पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर बाद में दूसरा पढ़ लिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से द मिंट, आपको ये ऐप मिल जाएगा। आई एम नॉट श्योर ये ऐप फ्री है कि नहीं, बट देन अगर आप गूगल पे इसको ओपन करोगे तो यू कैन गो थ्रू दी आर्टिकल्स, प्रीमियम आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी सारे फ्री होते हैं। सो ये आपकी बहुत मदद करेगा, एज आई टोल्ड, स्पेशली वर्किंग क्लास के लिए।
द हिंदू इज़ द क्लासिक वन, इसके तो दोनों आर्टिकल लगाने ही हैं आपको। कोशिश करो कि दूसरे का सुन के देख के नहीं, खुद से आप इसको समझना सीखें और इसको रीड करते जाओ। रीडिंग इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो अपने आप से ये एकदम से एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि पहले ही दिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया। थिंग्स विल it may go slow for some people, it may go fast for some people, but things will turn out आपके अच्छे के लिए। तो स्लोली और स्टडी अप्रोच रखो, आलसी नहीं करनी है। रीडिंग शुड बी अ हैबिट। ओके, सो मेक श्योर इट इज़ अ हैबिट यू हैव फॉर्म कि आपको पढ़ना है मतलब पढ़ना है। एंड ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई आपका टेस्ट नहीं लेता ना। अभी ग्रामर का टेस्ट ले लिया किसी ने, वो कैप के क्वेश्चन दे दिए किसी ने, रीडिंग का टेस्ट थोड़ी ना लेगा कोई कि एडिटोरियल पढ़ा कि नहीं पढ़ा। देन यू नो इन योर हार्ट एंड यू शुड बी वेरी वेल अवेयर दैट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है मेरा वोकैबलरी। 4D है, 4 चीज़ें, ओके, 4 डायमेंशनल, तो सेकंड डायमेंशन है वोकैबलरी। वोकैबलरी के साथ दिक्कत ये है कि बहुत सारे लर्नर्स को लगता है कि हम वोकैबलरी हमको याद नहीं रहती। ओके, तो याद कैसे रखें मैम, वोकैबलरी कर लेते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ यू मेंटेन अ नोटबुक, लिखो, थोड़ा मेहनत करो। नोटबुक में आपके एक नोटबुक केवल और केवल होनी चाहिए वोकैबलरी के लिए, जिसमें आपका शब्द है, शब्द का मीनिंग है और उसका सेंटेंस है। ठीक है, मतलब कि आपको एग्जाम्पल्स के साथ में वोकैबलरी करनी है। वोकैबलरी का मतलब अगर किसी नहीं पता है तो दीज आर जो वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो वोकैबलरी होती है। हम इंग्लिश वोकैबलरी की बात कर रहे हैं। अब एक गलती जो बहुत लोग करते हैं वो ये है कि लोग वर्ड्स कर लेते हैं, वर्ड हुआ जो भी, उसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग कर लिया। बहुत अच्छी बात है, दोनों में कर रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हिंदी में करना है कर लो, बट ये अधूरा है। जब तक आपने एक सेंटेंस नहीं बनाया खुद का, या कहीं से देख कर नहीं लिखा समझा, योर दिस टास्क इज इनकम्प्लीट एंड वर्थलेस, कोई काम का ही नहीं है। वो वर्ड को उपयोग कैसे करा जाता है, क्या, देखो मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, टेरेबल। कई बार लोग पॉजिटिव चीज़ के लिए टेरेबल बोलते हैं, उसका मीनिंग वहाँ पर अलग हो जाता है। ओके, टेरेबल मतलब बहुत बुरा, कुछ हमेशा ही यही मीनिंग हो ऐसा नहीं है। तो वर्ड्स के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट मल्टीपल होता है बहुत बार। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी नेसेसरी कि आप वर्ड्स को उनके मीनिंग और उनके एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ करो। अदरवाइज ये दो करके कोई फ़ायदा नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इंक्लूड एग्जाम्पल्स, मेंटेन अ नोटबुक। आपको एक टारगेट रखना है 10 से 15 शब्दों का। ओके, आप उसको एडिटोरियल में से निकालो, आप कहीं और से करो, किसी बुक से करो, डजेंट मैटर, पर इतने वर्ड्स आपको करने हैं। बहुत सारे वर्ड्स एक दिन में करोगे, काम के नहीं है। आपके पास अभी समय है, अगर आप अभी से भी शुरू करते हो तो बहुत सारे वर्ड्स कवर कर लोगे। तो 10 to 15 वर्ड्स पर डे का आपको टारगेट रखना है, उनके मीनिंग, उनके सेंटेंस। अब हैव अ मेथड। ओके, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज इसमें रहना पड़ेगा। आप हाईलाइट या मार्क कर सकते हो। ओके, तो मान लो आपने यहाँ पर वर्ड लिखा, मीनिंग लिखी, सेंटेंस लिखा, वर्ड लिखा, मीनिंग लिखी, सेंटेंस लिखा, तो ऐसे करके आपने 10 से 15 वर्ड कर लिए। अब क्या हुआ कि कि इसमें से जो सेकंड वाला और थर्ड वाला वर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन है आपके लिए, आपके मन में आपको पता चल जाएगी ये बात। तो उसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, उसको ऐसे करके स्टार मार्क कर दो, जस्ट डू समथिंग, ताकि जब आप अपनी नोटबुक एग्जाम के कुछ दिन पहले उठाते हो तो सब कुछ तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट ये हाईलाइटेड वाले वर्ड्स तो रिवाइज कर लोगे। दैट्स वन थिंग। एंड द अदर थिंग इज़ रेगुलर रिविजन। सो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, संडे बुक कर लो। देखो संडे बहुत बार होता है कि क्लासेस वगैरह कम होती हैं, लोड कम होता है, छुट्टी होती है, तो संडे को आप रिविजन के लिए रखो। आपने अगर 10 वर्ड्स भी करे हैं तो आपके पास 60 वर्ड्स हो गए हैं, है ना। अगर 60 वर्ड्स हुए हैं या 60 प्लस जितने भी हो रहे हैं, आप संडे को उनको रिवाइज करो। हफ्ते में एक बार कर सकते हो, चाहो तो 15 दिन में एक बार करो, डिपेंडिंग कि आपके पास कितना टाइम है। सिर्फ उनको अच्छे से बैठ के रीड करो।
ठीक है? तो वो वर्ड के टच में आप रहोगे, वो ऐसा नहीं है कि आगे पार्ट पीछे सपाट वाला केस है। ऑल यू हैव टू डू इज़ मेक श्योर कि रेगुलर आप रिवाइज़ करते रहो। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव। आपको इस तरीके से वोकैब्युलरी करनी है। वोकैब्युलरी जो है वो काफ़ी वेटेज रखती है। वोकैब्युलरी आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में तो काम आएगी जो कि फ़ेज़ 1 का है, एंड डेफ़िनेटली आपको अच्छे शब्दों को सिलेक्ट करके अपने ऐसे वगैरह में यूज़ करना होगा, प्रेज़ी में यूज़ करना होगा, तो वो फ़ेज़ 2 में भी काम में आने वाली है आपके। इट्स नॉट समथिंग जो मैं आपको देखो फ़ेज़ 1 के हिसाब से तो बता ही रही हूँ क्योंकि कोर्स हमारा फ़ेज़ 1 का है। लेकिन व्हाट यू हैव हियर इज़ अगेन समथिंग जो कि आपको आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी बहुत मदद करेगा, एंड ये वोकैब्युलरी आप रीडिंग करते समय निकाल सकते हो, एज अ सेड बुक से निकाल सकते हो। वोकैब्युलरी को अगर आप, दिस इज़ जस्ट एडिशनल, ओके, ये सबके लिए नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो उनके लिए। अगर आप उस वोकैब्युलरी की ग्रामर समझ पाते हो, मतलब कि अगर आपको पता है, मान लो कि जितने भी शन वाले वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। अगर आपको पता है कि ओ यू एस वाले वर्ड्स हमारे 99% एडजेक्टिव्स होते हैं, थोड़ा सा आपको एक ग्रामर का नॉलेज है, तो वो वोकैबुलरी आपके लिए और अच्छी हो जाती है और ईजी हो जाती है टू डू, टू अंडरस्टैंड एंड टू यूज़। तो वो सी चीज़ें आपको वोकैबुलरी के लिए, ये मैं एडिशनल बात बता रही हूँ, एक एड ऑन बात बता रही हूँ। इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट डूइंग ग्रामर से रिलेट करके, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही सीख जाओगे। जैसे कुछ बातें हम बस सीख गए, हमको किसी ने सिखाया नहीं ये शब्द का मीनिंग। वो इतना यूज़ होता था हमारे घर में, हमारे आस-पास कि हम उसको बहुत अच्छे से खुद भी यूज़ करना सीख गए। आई जस्ट वांट कि आपकी काफ़ी नेचुरल लर्निंग हो, फोर्स्ड लर्निंग ना हो, है ना? कि कोई फोर्स कर रहा है, हम पे थोप रहा है, कोई बर्डन दे रहा है, बिकॉज़ वैसे तो काम नहीं हो पाएगा। तो दैट्स द रीज़न आपको इस तरीके से वोकैब्युलरी करनी है। फिर है ग्रामर, ये होती है आपकी लिमिटेड, कि ग्रामर बहुत वास्ट है ना? ग्रामर में हर चीज़ आपकी नहीं पूछी जाती। मान लो पंक्चुएशन मार्क, कहाँ पर सेमीकोलन ज़्यादा अच्छा है, कहाँ पर कोलन ज़्यादा अच्छा है। ये वाली बातें हमको लेना देना नहीं है, सो वी हैव लिमिटेड पोर्शन टू कवर आपके पास में। पर पहली चीज़ है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कंप्लीटिंग चैप्टर्स, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एटलीस्ट वंस। बिना थ्योरी के आप नहीं कर पाओगे, स्पेशली जब आपका पेपर ऐसा है जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। देयर इज़ नो शॉर्टकट। बहुत सारे लर्नर्स को लगता है कि मैं टॉप 50 रूल, टॉप 100 रूल्स कर लेता हूँ एंड वी आर डन। पता है आपको, बहुत सारे लर्नर्स ने, मेरे एक्सपीरियंस है ये कि बहुत सारे लर्नर्स ने ऐसे करा भी है, लेकिन वो रूल्स को लगाना और रूल्स को याद करना अलग अलग चीज़ें हैं। उनको रूल्स पता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, उनको रूल्स पता है कि यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, लेकिन वो रूल्स को अप्लाई नहीं करा उन्होंने कभी, उसको प्रैक्टिकली नहीं समझा, सिर्फ रट लिया क्योंकि छोटा होता है ना। 100 रूल्स, अरे 5 दिन में ख़त्म कर दिए, ओके 5 दिन भी ज़्यादा बोल रही हूँ। सो यू डोंट हैव टू डू दैट। हमें यहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, हमको ये सब टॉप एंड ऑल नहीं चाहिए। दीज आर गुड फॉर रिविजन, ओके, रिवाइज करते समय आप पूरी थ्योरी नहीं, बुक लेकर नहीं बैठते हो ना। तो दिस इज गुड कि आपको ऑलरेडी आता है, आपको बस रिवाइज करना है। लेकिन एक बार एटलीस्ट आपकी थ्योरी पूरी होना चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वी शुड बी वेल अवेयर नाउन्स के रूल्स कैसे होते हैं, प्रोनाउंस के रूल कैसे होते हैं। आपको एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए, एडवर्ब्स पता होने चाहिए, वर्ब्स से रिलेटेड सब कुछ पता होना चाहिए। बस एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने वाले क्वेश्चंस आपको, मतलब कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। फिर आपको प्रेपोजिशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं और उनका यूजेज भी आपको पता होना चाहिए। आपको कंजंक्शंस पता होने चाहिए। आपको इंटरजेक्शंस नहीं पूछे जाते। कुछ मिसलेनियस रूल्स हैं, कुछ ना एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस मिसलेनियस रूल्स में आते हैं, वो पता होने चाहिए। आपको कंडीशनल्स पता होने चाहिए जिसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, बैठता है एग्जाम में। इनके मिक्सचर में ही, इनके अंदर से ही क्वेश्चन बनता है।
और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता, जैसे मैंने आपको बताया कि कोटेशन मार्क का यूज़, कॉमा का यूज़, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा, लेट्स से एडवर्ब ऑफन, ऑफन को गलत जगह प्लेस कर दिया। ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिस शब्द के लिए मैं बोल रही हूँ ऑफन, ही ऑफन कॉल्स मी, या फिर ही कॉल्स ऑफन मी। सो यहाँ पे वाई ऑफन यहाँ पहले लगा है, अगर मैं मी हटा दूँ तो यहाँ पर ये सही होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड दैट्स वाई नो शॉर्टकट्स। अब क्या होता है ना कि ग्रामर आपकी लगभग 25 से 30 मैक्सिमम घंटों में कवर हो जाती है। ओके, एक एवरेज बता रही हूँ, इतना बड़ा कोर्स एक अच्छे से अगर समझनी हो ग्रामर का तो लगेगा, क्योंकि रूल्स नहीं समझते ना हम, वो चीज़ का उपयोग किसी सेंटेंस में कैसे हो रहा है, एरर कैसे मिल सकते हैं, वो सब समझते हैं। सो नाउ इट कम्स टू दिस, रिवाइजिंग थ्रू प्रैक्टिसिंग। मेरा तो एक रूल है, अगर मैं एरर के क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, तो मैं केवल आपको ये नहीं बोलूँगी कि ए इज़ द राइट आंसर, इसमें इज़ नहीं आर होना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू दैट अलोन। मैं वो रूल कि क्यों आर होना चाहिए, वाई आर इज़ द राइट आंसर, वो पूरा करवाऊंगी आपको। सो आप जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरी क्लास तो आपको करनी है, तो मेरी क्लास में या फिर आप जैसे मॉक वगैरह लगा रहे हो, तो ऐसी जगह से लगाओ जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिले, एक्सप्लेन करा हुआ चीज़ें मिले कि भाई ये आंसर है, ये एरर है तो ये क्यों है, और अगर ये एरर है तो इसकी जगह पर क्या सही होना चाहिए। दैट पार्ट इज सुपर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो ये वाली चीज़ है ना। एक बार आपके मान लो 20 डेज में या 25 डेज में ग्रामर हो जाती है, तो क्या आप ग्रामर पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं, आप ऐसे प्रैक्टिस के थ्रू रिवाइज करोगे। आपको वोकैबलरी में ग्रामर से मदद मिलेगी, आपको पैराजंबल में ग्रामर से मदद मिलेगी। जब मैं आपको पैराजंबल सिखाऊंगी, ग्रामर के बहुत रूल्स हैं जो कि पैराजंबल के क्वेश्चंस में आपकी मदद करेंगे। ओके, देन यू हैव ऑफ कोर्स आपके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कैसा टेंस यूज़ कर रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है कि नहीं। ओके, तो वर्ब जब मैंने लिखा तो उसी में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आ चुका है बाय द वे। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस के ज़रिए फिर ग्रामर को रिवाइज करते हो, तो थ्योरी आपके दिमाग में बनी रहती है, आपका उससे टच छूटता नहीं है। एंड यू डोंट हैव टू मग अप, नहीं, मग अप मतलब रटना, रट्टू तोते वाला काम नहीं करना है हमको। वी अगेन नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रैक्टिकली, क्योंकि आप ना जैसे फॉर्मूला होता है मैथ्स में, आप उसको अप्लाई करते हो, आप ऑफ कोर्स लर्न करते हो फॉर्मूला को, लेकिन फिर अप्लाई करते करते इट्स वेरी नेचुरल कि आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो आपको मगअप नहीं करना है यहाँ रूल, है ना। आपको बस ये समझना है कि कैसे क्या यूज़ हो रहा है, और समझ के और गहराई में लेकर जाना है। एंड देन वी हैव प्रैक्टिस। ओके, वाई प्रैक्टिस इज अगेन द फोर्थ पार्ट, 4D का फोर्थ अप्रोच। क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं ये सोच के कि पहले हम बेसिक कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। आप क्वेश्चन कम लगाओ, लेकिन डे 1 से क्वेश्चंस लगाओ। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम डे 1, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी प्रिपरेशन का जो डे 1 होता है, क्योंकि बाद में इनफ टाइम मिलेगा नहीं, और एग्ज़ाम के दिन के रात तक, पहली रात तक, एग्ज़ाम के दिन के नहीं बट देन उसके पहले वाले दिन की रात तक, यू शुड बी प्रैक्टिसिंग। ये वो चीज़ है जो चलती रहेगी। नो गट फीलिंग बेस्ड आंसर्स, ऑलवेज हैव अ रीज़न। जब आप प्रैक्टिस करें तो हमेशा एक रीज़न हो आपके पास में, वाई आपने वो ऑप्शन को आंसर चूज करा है, वाई दैट इज़ द आंसर। नोट योर मिस्टेक्स, सम पीपल डोंट डू दिस। ओके, हमने आज मैम 100 क्वेश्चन लगाए, 50 क्वेश्चन लगाए, सबके आंसर थे ए बी, जो भी आंसर था, ए बी ई था किसी का, किसी का, और हमारा आंसर जो था वो था ए बी। ठीक है, इधर गलत हो गया, हमने 2 जगह सी कर दिया, तो ये 2 गलत हुए, 2 सही हुए। ऐसा नहीं करना है। ओके, यू कैन नॉट जस्ट गो थ्रू एंड तुक्के में सही हो गए, गट फीलिंग लगा, जिस लगा वर्ड, हमें लगा मैम कि ये सही होगा, नो वी डोंट हैव टू डू दैट। नो गट फीलिंग बेस्ड आंसर्स,
आपके पास में रीज़न होना ही चाहिए, ओके। एंड आपकी मिस्टेक से आपको लर्न करना है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। कहीं गलत हो रहे हो तो उसको एनालिसिस करो, उसको देखो कि वो क्यों गलत हुआ है, क्या उसमें सही करा जा सकता था, और उसका एक्सप्लेनेशन जहाँ मिले, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि आप मॉक्स जहाँ से कर रहे हो आपको वहीं से करना है जहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है। केवल सही आंसर नहीं, वो आंसर का पूरा हमको इन एंड आउट पता होना चाहिए। फिर आपको स्पीड पे काम करना है। शुरुआत में जब आप डे 1 पे प्रैक्टिस करोगे, इनिशियल या आधा महीना, 1 महीना, तो आप बहुत स्लो करोगे क्वेश्चन को। और हमारे साथ कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में चैलेंज होता है कि सारे पेपर टाइमर बेस्ड होते हैं। हमारे पास इतना ओन स्वीप टाइम नहीं होता। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे आगे भी, तो हम टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करेंगे एक तो, ठीक है? मैं टाइमर थोड़ा ज़्यादा ही देती हूँ, बट आपको धीरे-धीरे उसको कम भी करवाऊँगी। तो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, पहले तो आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम एक्यूरेसी दांव पर लगा दें, कुछ भी मार्क कर रहे हैं जल्दी-जल्दी में, है ना? और दूसरा है दैट यू हैव टू मेंटेन स्पीड, ओके? क्या होता है, एक एक फ्लो होता है क्वेश्चन करने का। जैसे आरसी होता है वो हम लास्ट में करते हैं। आरसी बहुत टाइम टेकिंग टॉपिक है। पैराजिम्बल जो है वो मैं सजेस्ट करती हूँ, अगर आता है एग्जाम में तो आप सेकंड लास्ट करो उसको। आपके जो सिंगल लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, पहले आप उनसे शुरू करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें से ढूंढना नहीं है कि पहले एरर, फिर मैं फिलअप करूँ, फिर मैं मैच द कॉलम ढूंढूँ है भी कि नहीं, फिर मैं उसके बाद में वर्ड स्वैप करूँ, नहीं। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं जो भी हैं वो पहले कर लो। सेकंड लास्ट और लास्ट के लिए आपको ये दो टॉपिक रखने होते हैं। इससे ज़्यादा हमें ओवर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता इतनी ओवर प्लानिंग करने का। तो एक वन लाइनर क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज आपको 30 सेकेंड्स में वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, और हम उस लेवल पर आ जाएंगे प्रैक्टिस करते करते, ऑफ कोर्स, कि 20 सेकेंड्स में हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ओके। तो दिस इज हाउ यू डू इट। आपको ये दोनों बातें अपनी प्रैक्टिस में ध्यान रखनी है। ये दोनों भी बातें, ये सब जो चीज़ है वो ग्रेजुअली होगी, ओके। हो सकता है पहले दिन एरर डिटेक्शन में आपको टाइम लगे 1 मिनट, एक क्वेश्चन करने में छोटा सा है, फिर उसको आप 45 सेकेंड्स में, फिर 30 सेकेंड्स में, ऐसे करते करते यू विल बी एबल टू डिक्रीज इट, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दो बातों को ध्यान में रखते हुए डे 1 से प्रैक्टिस करनी है। क्लासेस तो है प्रैक्टिस के लिए, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी आपको करनी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से प्रैक्टिस, इट मीन्स एक तो आपको गाइडेड प्रैक्टिस करनी है, ओके, मतलब कि आपकी टीचर आपको प्रैक्टिस करा रही है, आप वीडियोस से, कोर्सेज से प्रैक्टिस कर रहे हो। और एक है आपकी सेल्फ, सेल्फ में भी ऐसा जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। दो क्वेश्चन कर लिए टीवी देखते देखते, वो वाली प्रैक्टिस नहीं बोल रही हूँ। तो एक डेडिकेटेड प्रैक्टिस हो, सेल्फ हो, सिंसियरिटी के साथ हो, हमें उस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर करनी है। तो प्रैक्टिस इज द फोर्थ की। अब मैंने 4D जो आपको बताए हैं, एक और बार बता देती हूँ, रीडिंग, वोकैब, ग्रामर, प्रैक्टिस, ये चारों आपको साथ में करनी है। आप रीडिंग के लिए 30 मिनट्स तो दे रहे हो, वोकैब ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, 10 वर्ड हैं तो मैं अगर 10 मिनट लिख लूँ इतने में हो जाएगी, ओके। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट आपको लगेंगे। दिख रहे हो बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में, दैट्स द केस। अब ग्रामर को 1 आवर दो रोज, एंड फिनिश इट ऑफ इन नेक्स्ट 25 डेज और सो। और आप प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस आपको करनी है, आप 15 मिनट की प्रैक्टिस से शुरू कर सकते हो। जो वर्किंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो जॉब वाले हैं, आप 1 घंटा भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको टाइम मिल रहा है तो आप 1.5 आवर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। सो इट डिपेंड्स, आपको रीडिंग बढ़ानी हो आप रीडिंग बढ़ा लो, आप टुकड़े में कर लो, आप स्टार्ट करो अपना दिन रीडिंग और वोकैब को। वो इसको आप पैरेलली कर सकते हो, मतलब आप इसको साथ साथ कर सकते हो, है ना। क्योंकि उसी रीडिंग में से वर्ड छांटने थे, आपने वर्ड छांट के लिख लिए एंड यू आर गुड टू गो। फिर आपने दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, या अगर कोई और काम है वो कर लिया। ग्रामर जब करने बैठो तो ग्रामर के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपने
थोड़ा सा ऐसा समय निकालना है कि बीच में उठना नहीं पड़े, ताकि वो एक टॉपिक प्रॉपरली कवर हो पाए। आपका 1 घंटे की जो क्लास है उसमें थोड़ा सा ब्रेक बीच में ना रहे तो बेटर है। प्रैक्टिस आप कैसे भी कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए फ्लेक्सिबल रहो। प्रैक्टिस के लिए मान लो आपने 10 मिनट करी एरर डिटेक्शन की, ज़रूरी नहीं है कि आपको फिलर एकदम बाद में लगाना। अगर आप बिज़ी हो, मतलब अगेन अगर जॉब कर रहे हो या फिर आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम कोई दूसरे सब्जेक्ट से जल्दी छूट गए, फ्री हो गए, तो 10 मिनट के एरर डिटेक्शन लगा लिया। फिर उसके बाद में आपने 20 मिनट कोई दूसरा टॉपिक लगा लिया। फिर उसके बाद में आपने मान लो 30 मिनट्स की कोई दूसरी मॉक, मिनी मॉक लगा लिया, जो भी है। सो यू कैन गो अहेड विथ प्रैक्टिस इन द वे यू कैन एडजस्ट एंड आपके पास में वो टाइम, वो अपॉर्चुनिटी हो। क्लास की प्रैक्टिस अभी जो हमारी रहेगी क्रैश कोर्स की, वो ऑलमोस्ट 1 आवर के हिसाब से रहेगी। 1 घंटे की प्रैक्टिस रहेगी जिसमें हम जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे पहले वो कवर करें। सो इतनी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। एंड जस्ट गेट रेडी। अपकमिंग सेशंस में हम एक एक टॉपिक लेंगे, अच्छे से गहराई से उन टॉपिक्स को समझेंगे। टाइमर के साथ आपके पास में क्वेश्चन रहेंगे, सो आपका क्वेश्चन सामने होगा स्क्रीन पर, आपका टाइमर चालू कर दिया जाएगा और आपको उतनी देर में आंसर देना रहेगा। एंड फिर उसके बाद में जो भी आंसर है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपको मेरी तरफ से मिलेगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपकी वोकैबुलरी कवर होगी, रिवाइज होगी, रूल्स रिवाइज होंगे, कवर होंगे, सो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट एंड प्रैक्टिस। तो काफ़ी एक ऐसा कॉम्पैक्ट सा कैप्सूल आपको मिल रहा है, जिसमें विटामिन भी है, जिसमें प्रोटीन भी कुछ है, जिसमें दूसरी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट कुछ है। ओके, so I hope that you are going to enjoy the sessions coming ahead. Just one last thing, don't give up. कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, कभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी करोगे, एवरेज करोगे, कभी शायद और लो हो जाए। देर आर डेज जब होता है ऐसा, तो वी शुड नॉट गिव अप। एक जो चीज़ आपकी हमेशा इंग्लिश को लेकर काम करेगी, वो है कि आप कितने रेगुलर हो। अगर आप रेगुलर नहीं हो, आपने बीच में छोड़ा, 5 दिन के लिए वेकेशन, कोई इंग्लिश नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, आप सब भूल जाओगे जो पिछला करा है। वी डोंट वांट दैट। सो आपका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वेरी रेगुलर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप को जो बताया है वो फॉलो करो, क्लासेस रेगुलरली करो। मिस हो जाती हैं आपकी जो भी सेशन है, सो मेक श्योर कि वो टाइम पे कंप्लीट हो जाए। एंड फिर आप अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। तब आप बोल सकते हो कि नहीं यार, मुझे उम्मीद है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, एंड लाइक दैट। रेगुलर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश को बोलो, इंग्लिश को घर में भी यूज़ करो, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, अपने करियर के लिए इंग्लिश कर रहे हो, ये सोचकर आप सारी चीज़ों को करो, एंड यू विल बी बेनिफिटेड। इसके अलावा अपकमिंग सेशंस की डिटेल्स आपके पास में ऑलरेडी होंगी, आप टाइटल से देख सकते हो कौन सा टॉपिक कब कराया है। सिट विथ अ पेन एंड पेपर, कि कोई रफ काम होता है तो आप उसको कर लें। ओके, तो वी आर डन फॉर दिस सेशन। जल्दी मिलेंगे हम अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड।